कि हरियाणा का चुनाव होने वाला है और अरविंद केजरीवाल खुद भी हरियाणा से आते हैं, उनकी हरियाणा में बड़ी दिलचस्पी भी है और वो अब अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखते हैं। इसलिए देखने वाली बात यह होगी कि अगर आम आदमी पार्टी बहुत तैयारी के साथ हरियाणा का चुनाव लड़ती है तो वो बीजेपी का वोट काटेगी या कांग्रेस का वोट काटेगी, देखने वाली बात यह है। और अब आप सोचिए, अगर जैसा मैंने आपसे कहा, अगर वो कैलाश गहलोत को या किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिससे उन्हें हरियाणा में फायदा हो सकता है, मान लीजिए अगर कैलाश गहलोत को भी बनाते हैं और कैलाश गहलोत की वजह से कुछ जाट वोट हरियाणा में कांग्रेस की बजाय अगर आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाते हैं तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। इसलिए यह भी बहुत देखने वाली बात होगी कि अगर आम आदमी पार्टी सक्रिय होती है हरियाणा के चुनाव में तो कहीं वो बीजेपी का फायदा तो नहीं करा रही, क्योंकि जितने वोट इस बार बटेंगे हरियाणा में, खास तौर पर जो बीजेपी विरोधी वोट जितने ज्यादा अलग अलग पार्टियों में बटेंगे उतना ही फायदा बीजेपी को होने वाला है। अब आप ये देखिए कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या है। आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो इस्तीफा दिया है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। और बीजेपी का कहना तो यह है क्योंकि उन्हें इतनी सारी शर्तों के साथ ये जमानत मिली है, वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में जा नहीं सकते, फाइल पर साइन नहीं कर सकते, वो ये बात जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हट रहे हैं। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, इसके पीछे एक रणनीति हो सकती है, इसके पीछे अपनी छवि चमकाने की एक कोशिश हो सकती है, अपने आप को ईमानदार साबित करने की कोशिश हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जनता की सहानुभूति लेना चाहेंगे। वो त्यागपत्र देने में एक्सपर्ट हैं, रिजाइन करने में, इस्तीफा देने में एक्सपर्ट हैं, पहले भी वो ये काम कर चुके हैं और इस बार भी उन्होंने किया है। वो एक ऐसे नेता हैं जो सत्ता में रहते हुए भी विरोधी पक्ष के नेता की तरह व्यवहार करते हैं। सत्ता में बैठे हुए हैं लेकिन उनका व्यवहार होता है विपक्षी नेता की तरह। अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर भी बैठ सकते हैं और अपनी ही सरकार से इस्तीफा भी दे सकते हैं। इसलिए लोगों के मन में कैसे सहानुभूति पैदा करनी है ये केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है इसका विश्लेषण क्या है। पहली बात, अगर आपराधिक मामलों में दोषी साबित होने का फैसला अदालतों की बजाय चुनावों में जीत से होने लगेगा तो फिर हमारे देश में अदालतें होने का मतलब ही क्या है। आप खुद सोचिए, क्या इस देश में शराब घोटाले के बाकी आरोपियों का या दूसरे बड़े अपराधियों को भी यह विकल्प दिया जाएगा कि वो चुनावों में जनता के वोट लेकर दोष मुक्त साबित हो जाएं? और अगर ऐसा है तो क्या फिर हमारे देश में अदालतों को फिर बंद कर देना चाहिए? ऐसे जो मामले होते हैं फिर इनमें जो बड़े बड़े अपराधी हैं उन्हें लेकर जनता में बहुत सारे जो नेता हैं वो तो चुनाव लड़ लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे और कहेंगे कि देखिए जनता ने हमें ईमानदार मानकर सर्टिफिकेट दे दिया, अब फैसला हो चुका, अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। दूसरी बड़ी बात यह है वहां पर कि जो अपराधी नेता नहीं है फिर वो भी यही कहेंगे कि भाई हमारे बारे में भी जनता के बीच जाकर आप कोई ओपिनियन पोल कर लीजिए, हमारे गांव में चले जाइए, हमारे मोहल्ले में चले जाइए, हमारे शहर में चले जाइए, हमारे राज्य में चले जाइए और हमारे शहर के लोगों से पूछ लीजिए कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एक ओपिनियन पोल कर लीजिए, अगर हमारे शहर के गांव के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं इसका मतलब हम ईमानदार हैं। फिर तो एक दिन विजय माल्या भी यही कहेंगे कि मैं भारत आ जाऊंगा, आप मेरे इलाके के लोगों से पूछ लीजिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो दूसरे बड़े अपराधी हैं नीरव मोदी भी एक दिन यही कहेंगे कि मैं भी भारत आ जाऊंगा, आप मेरे बारे में एक ओपिनियन पोल करवा लीजिए कि भारत की जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। दूसरे जो बड़े बड़े अपराधी जेलों में बंद हैं वो भी यही कहेंगे कि हमारे बारे में आप जरा हमारे क्षेत्र में लोगों से जाकर एक जनमत संग्रह करवा लीजिए और फिर देखिए कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। तो फिर अदालत में जो मामले चल रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है कि अदालत आपको दोषी ठहराती है या आपको क्लीन चिट देती है। तो केजरीवाल जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उससे दूसरे अपराधियों को बड़ा बल मिलेगा, दूसरे नेताओं को बड़ा बल मिलेगा और अब इसके बाद कोई इस्तीफा नहीं देगा और लोग यही कहेंगे कि अदालत की बात पर मत जाइए, जनता की अदालत में चले जाइए और वहां से क्लीन चिट ले लीजिए। दूसरा, हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री पद का एक मजाक बनाकर रख दिया है जिसमें वो अपनी जगह जब वो फंसते हैं किसी आपराधिक मामले में,
जब जेल चले जाते हैं या जब अपनी कुर्सी से संविधान की वजह से, कानून की वजह से नहीं चिपके रह पाते, तो अपनी जगह वो ऐसे कमजोर नेताओं को खोजते हैं जिन्हें वो रिमोट कंट्रोल से अपनी उंगलियों पर नचा सके। जबकि मुख्यमंत्री का पद ऐसा होता है कि इसे आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते और यह पद नॉन ट्रांसफरेबल होना चाहिए। जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया है। अब इसके बाद हमारे नेता सोचते हैं कि यह ट्रांसफरेबल है, जनता ने मुझे चुना और मैं किसी और को चुन सकता हूं। यह जनता के साथ और वोटर के साथ धोखा है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ये किसी कठपुतली जैसे नेता को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना देते हैं और उसके बाद सरकार पर उसका असर पड़ता है और जनता के साथ एक तरीके का धोखा होता है, क्योंकि जनता ने उस नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस पार्टी को वोट नहीं दिया था। तीसरी बात, जब किसी कमजोर या दूसरे नेता को इतने बड़े पद की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो इससे उस नेता की महत्वाकांक्षाएं भी जाग जाती हैं और फिर वो नेता ये बताता है कि मेरे शासन में कितना अच्छा काम हुआ। और झारखंड में चंपई सोरेन और बिहार में जीतन राम मांझी का उदाहरण आज आप सबके सामने है। इन्हें कमजोर नेता समझकर इनके जो बॉस थे नीतीश कुमार या फिर यहां हेमंत सोरेन, उन्होंने इन लोगों को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन बाद में इन्होंने हटने से इनकार कर दिया और जब इन्हें हटाया गया तो इन्होंने पार्टी छोड़कर या तो अपनी अलग पार्टी बना ली या फिर बीजेपी में चले गए। ये सब चुनाव का दुरुपयोग है और जनता के साथ धोखा है। चौथा पॉइंट है गवर्नेंस का। जनता जब वोट देती है तो वो चाहती है कि जिस पार्टी को उसने सत्ता में चुनकर भेजा है वो पार्टी, वो सरकार उसकी सेवा करे। लेकिन अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली में पिछले काफी समय से गवर्नेंस जैसी कोई चीज नहीं दिखती, सेवा जैसी कोई चीज नहीं दिखती, विकास आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दिल्ली के एक बिना अस्पताल वाले लाइसेंस में 7 नवजात बच्चे जिंदा जलकर मर गए थे और इस अस्पताल में मैं खुद गया था। वहां से मैंने आपके सामने रिपोर्टिंग की थी और आपको बताया था कि इस अस्पताल की स्थिति कैसी है, कैसे यह अवैध रूप से बिना लाइसेंस के चल रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से आईएएस की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इसी तरह पटेल नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहा एक युवा छात्र बारिश में पानी में करंट लगने के कारण मर गया। ई रिक्शा से सरकारी बिजली की चोरी के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। गर्मियों के दौरान दिल्ली के कम से कम 50 लाख लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद मानसून की बारिश में 30 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में थोड़ी सी भी बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। यमुना नदी से लेकर दिल्ली के फुटपाथ पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, यहां तक कि यमुना नदी पर कब्जा हो गया है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में गवर्नेंस है ही नहीं, सरकार आपको कहीं दिखाई देगी ही नहीं। और ऐसा लगता है कि दिल्ली की सरकार सिर्फ मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देने को ही अपना काम मानती है। इसके अलावा बाकी सारे काम दिल्ली में इस समय ठप पड़े हुए हैं और यह दिल्ली की जनता के साथ एक नाइंसाफी है। पांचवी बात, केजरीवाल राजनीति के ऐसे चतुर खिलाड़ी हैं कि उन्होंने अपनी इस चाल से बीजेपी को भी फंसा दिया है। और केजरीवाल ने जो चाल चली है अपने इस्तीफे की, बीजेपी को उन्होंने सरप्राइज कर दिया है। बीजेपी शायद इसके लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इतना जरूर कहना होगा कि राजनीति जो होती है वो दांव पेच का खेल होती है और केजरीवाल ने अपनी चतुराई दिखाते हुए बीजेपी को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। और यह उनकी चतुराई का एक नमूना है कि जब किसी ने नहीं सोचा था कि केजरीवाल इस्तीफा देंगे, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद अपने विरोधियों को हैरान किया है, सरप्राइज कर दिया है। इसलिए उनकी राजनीतिक चतुरता की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। छठा, केजरीवाल की कोशिश अब पूरी तरह से एक राष्ट्रीय नेता बनने की है और वो अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिद्वंदी मानते हैं। हो या ना हो, अपने मन में, अपने दिल में, दिमाग में तो वो ऐसा मानते हैं और उसी दुनिया में जी रहे हैं और उसी तरफ काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और वो विपक्षी दलों में कांग्रेस पार्टी के बाद देश की दूसरी ऐसी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकारें और कुल 4 राज्यों में विधायक हैं और इनमें गोवा और गुजरात शामिल हैं। तो सोचिए, केजरीवाल के जो फुटप्रिंट्स हैं, आम आदमी पार्टी के फुटप्रिंट्स कहां पर चले गए हैं। दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, गोवा में विधायक हैं, गुजरात में विधायक हैं। इसके अलावा कोई और क्षेत्रीय पार्टी
भारत की ऐसी नहीं है जिसकी 2 राज्यों में सरकार हो, ना तो ममता बनर्जी की है, ना किसी और पार्टी की है, ना नीतीश कुमार की है। जितने भी नेता अगर आप देख लेंगे, कोई ऐसा नहीं है जिसकी 2 राज्यों में सरकार हो। एक पार्टी है, वो है कांग्रेस, अगर सारे विपक्षी दलों को आप देखें तो। और केजरीवाल की शुरुआत से ही यह तमन्ना रही है कि वो खुद को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखना चाहते हैं, और इसके लिए वर्ष 2014 में उन्होंने वाराणसी की लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और इस चुनाव में उन्हें 2,09,000 वोट मिल गए थे, और प्रधानमंत्री मोदी को 5,81,000 वोट मिले थे, और केजरीवाल 3,71,000 वोटों से हार गए थे। लेकिन तब भी केजरीवाल ने 2 लाख से ज्यादा वोट ले लिए थे। प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ने का मतलब ही यह है कि वो अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। उस समय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ केजरीवाल को 20% वोट मिलना भी मेरे हिसाब से एक बड़ी बात मानी जाएगी। और आखिरी पॉइंट यह है कि दिल्ली में केजरीवाल का सरकारी बंगला उनके लिए भाग्यशाली नहीं रहा। उन्होंने इस सरकारी बंगले को महल जैसा तो बना दिया, भव्य बना दिया, लेकिन वो इस बंगले में ज्यादा रह नहीं पाए। जिस दिन से यह बंगला तैयार हुआ है और उन्होंने इसमें शिफ्ट किया है, उस दिन से ही केजरीवाल के ऊपर कोई ना कोई परेशानी आती रही, कोई ना कोई विवाद होता रहा। पहले उन्हें जेल जाना पड़ा, और अब सुनीता केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री नहीं बनी तो केजरीवाल को अपना यह सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। उनके परिवार का भी अगर कोई सदस्य मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर वो अपने इस सपनों के महल में नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए अगर केजरीवाल अपने इस सपनों के महल में रहना चाहते हैं तो फिर तो उन्हें सुनीता केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। नहीं बनाते हैं तो अब से हम रोज उनसे ये सवाल पूछा करेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद अब वो अपने इस सरकारी बंगले को कब छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी तब वो बाकी नेताओं पर यही आरोप लगाते थे कि लोग अपने बड़े बड़े सरकारी बंगलों में रहते हैं, हमारे नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज केजरीवाल भी बड़ी गाड़ी में चलते हैं और बड़े बंगले में रहते हैं। और अब बड़ी बात यह भी होगी कि जिसे भी वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या वो नया मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस शानदार मकान में शिफ्ट करेगा? क्या दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को भी केजरीवाल के इस मकान में रहने का मौका मिलेगा? क्या वो भी इस मकान का आनंद कुछ महीने तक उठा पाएगा, या फिर केजरीवाल उससे यह बयान दिलवा देंगे कि मैं कोई बड़ा सरकारी बंगला नहीं लेना चाहता और मैं जहां रहता हूं मैं वहीं रहता रहूंगा? ये सारी बातें देखने वाली होंगी।